नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग 7QC टूल की बात करने वाले हैं। 7QC टूल का यूज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होता है। मतलब ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है। देखिए 7QC टूल सबसे पहले जो ओरिजिनेट हुआ वो जापान में हुआ था वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। जो 7QC टूल है उसको इशिकावा जी ने जो है सिंप्लीफाइड किया और उसके कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। इशिकावा जी क्या है, फादर ऑफ 7QC टूल, जो कि 7 बेसिक QC टूल के नाम से भी जाना जाता है। इशिकावा जी एक जापानीज प्रोफेसर थे टोक्यो यूनिवर्सिटी में, जापान में, जो कि फादर ऑफ क्वालिटी सर्किल के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो 7QC टूल है इसका जो यूज है वो आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है, रिजॉल्व करता है प्रॉब्लम को। और ये टूल बहुत सिंपल है, बहुत पावरफुल है, जो कि हेल्प होता है आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके काजेज़ को, और उसमें जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए होता है कि कैसे सिस्टमेटिक मैनर में हम लोग सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ही हेल्पफुल टूल है 7QC टूल। अगर हम 7QC टूल की बात करें तो सबसे पहले आता है चेक शीट, दूसरा आता है पैरेटो डायग्राम, और तीसरा आता है ग्राफ्स या फ्लो चार्ट, और जो चौथा टूल होता है काज एंड इफेक्ट डायग्राम, पांचवा टूल होता है हिस्टोग्राम, और सिक्स होता है स्कैटर डायग्राम, सातवां जो टूल है वो क्या है, कंट्रोल चार्ट। तो ये 7QC टूल्स हैं जिनके बारे में हम लोग वन बाय वन डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। देखिए जो चेक शीट होता है वो क्या होता है, एक पेपर या फॉर्म होता है, फॉर्म डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें क्या होता है जो भी हमें चेक करना होता है वो चीज़ें ऑलरेडी उसमें प्रिंटेड होती है। इसका जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है, टू फोल्ड होता है। पहले तो डाटा को गैदर करता है इजीली, दूसरा डेटा को अरेंज करता है ऑटोमेटिकली, जिससे कि हम इसका यूज आसानी से कर सकें। देखिए चेक शीट जो होता है इसका जो यूज होता है वो रियल टाइम में डेटा को रिकॉर्ड करने में होता है। जहाँ पे लोकेशन में ये डेटा जनरेट हो रहा है वहाँ पे जा कर के हम उसका डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं और उसको कैप्चर कर सकते हैं। देखिए डेटा जो कैप्चर होता है वो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव में होता है। अगर इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव में है तो उस चेक शीट को कभी कभी हम लोग टैली शीट भी बोलते हैं। चेक शीट क्या है, कारू इशिकावा ने जो आइडेंटिफाइड किया था 5 यूजेस ऑफ चेक शीट क्वालिटी कंट्रोल में, सबसे पहला जो चेक शीट का यूज़ था टू चेक द शेप ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए प्रोसेस, टू क्वांटिफाई डिफेक्ट बाय द टाइप, डिफेक्ट को क्वांटिफाई करने में डिफेक्ट बाय लोकेशन, बाय टाइप बाय लोकेशन, एंड टू क्वांटिफाई डिफेक्ट बाय कॉज, मैन या मशीन वर्कर किससे रिलेटेड है, टू कीप ट्रैक ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्टेप इन ए मल्टी स्टेप प्रोसीजर। इन अदर वर्ड्स एज ए चेक लिस्ट इसका यूज होता है। देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ डिफेक्ट या डिफेक्टिव आइटम चेक शीट का। तो एक डिफेक्ट है, उसमें क्या है, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट मेंशन है, डेंट है, स्क्रैचेज है, और पील ऑफ है, अदर्स कुछ डिफेक्ट हैं। तो इस टाइप का है। अब उसमें क्या है, उसकी टैली मार्क्स दिया हुआ है, 4 जो है वर्टिकल लाइन है, एक क्रॉस से लाइन है, तो 5 का सेट हो गया। तो ऐसे 3 5 का सेट है तो 15 हो गया, 2 है तो 10 हो गया। तो अब देखिए जो तीसरा है पील ऑफ, उसमें 4 वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन नहीं, तो मतलब 4 हो गया टोटल। ऐसे ही अदर्स में 3 है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट कितने हुए, 32। लेकिन हो सकता है जो डिफेक्टिव पार्ट हो वो कम ही हो। क्यों? क्योंकि एक जो डिफेक्टिव पार्ट होता है उसमें एक से ज़्यादा डिफेक्ट होते हैं, कम से कम एक डिफेक्ट तो उसमें एटलीस्ट होता ही होता है। अब हम बात करते हैं चेक शीट का पर्पज़ ऑफ डेटा रिकॉर्डिंग। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो चेक शीट है इसका वेरिएशन इन क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोसेस, कोई क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशन है, कोई डिफरेंसेज आ रहा हो, ग्राफ्स है, बैच है, मशीन में रिलेशनशिप होता है दो कैरेक्टरिस्टिक बीच में, इन सब के लिए चेक शीट का यूज किया जाता है। अब हम दूसरे टूल की बात करते हैं, पैरेटो एनालिसिस क्या होता है या पैरेटो डायग्राम क्या होता है। देखिए जो विल्फ्रेड पैरेटो थे उन्होंने इसको जो है पैरेटो एनालिसिस को इन्वेंट किया था। ये एक इंजीनियर थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट और फिलासफर थे। इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया इकोनॉमिक्स के फील्ड में। जो
पैरेटो थे एक्चुअली, ये क्या है, इनका एक कॉन्सेप्ट था, पैरेटाइजेशन टूल है। पैरेटो एनालिसिस क्या है, एक पैरेटाइजेशन टूल है। ये हमें बताता है किधर हमें कंसंट्रेट करना पहले, मतलब किधर फोकस करना है, किधर कंसंट्रेट करना है। विल्फ्रेडो जो पैरेटो थे, इटालियन क्या थे, ये इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमी के फील्ड में इन्होंने बताया कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ 80% ऑफ द वेल्थ। जो 20% लोग हैं पॉपुलेशन में, उनके पास 80% ऑलमोस्ट सारा पैसा है, वेल्थ है। इसी कॉन्सेप्ट को जोसेफ मोसेस जुरान ने एक टर्म यूज़ किया, वाइटल फ्यू एंड ट्रिवियल मीन्स ही नोटेड दैट 20% ऑफ द क्वालिटी प्रॉब्लम काज्ड 80% ऑफ द डॉलर लॉस। मीन्स 20% जो क्वालिटी प्रॉब्लम है उसकी वजह से 80% का डॉलर लॉस हो रहा है। देखिए 80-20 जो रूल्स है एक्चुअली वो क्या होता है, वो आइसोलेट करता है वाइटल फ्यू फ्रॉम ट्रिवियल मीन्स 80-20 प्रिंसिपल क्या बोलता है कि 80% जो इम्प्रूवमेंट है वो अचीव हो सकता है बाय वर्किंग ऑन 20% ऑफ दी कॉजेज। 20% कॉजेज पे अगर हम काम कर दें तो हमारा 80% जो इम्प्रूवमेंट है वो अचीव हो सकता है। पैरेटो डायग्राम क्या होता है, देखिए व्हाट इज पैरेटो डायग्राम। एक्चुअली ये क्या होता है, कम्बिनेशन होता है लाइन और कॉलम ग्राफ का। अब इसमें अगर डिफ्रेंशिएट करें तो जो फैक्टर कंट्रीब्यूशन होता है प्रॉब्लम फ्रॉम अदर फैक्टर विच हैव लेस कंट्रीब्यूशन एंड दस इज हेल्प फिक्सिंग प्रायोरिटी टू दी टेक फर्स्ट। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, किधर आपको फोकस करना है, किधर कंसंट्रेट करना है, ये पैरेटो बताता है। क्योंकि ये एक टेक्निक होता है सेग्रीगेट करने का, वाइटल फ्यू फ्रॉम ट्रिवियल मैनी। ट्रिवियल मैनी मतलब बहुत सारे में से कुछ चीज़ों को सेग्रीगेट करने का एक क्या होता है, टेक्निक्स होता है। तो चीज़ों को क्या करता है, पैरेटाइज करता है, किधर कंसंट्रेट करना है, किधर फोकस करना है। जब हम बात करते हैं व्हेन टू यूज ए पैरेटो चार्ट, कब यूज करते हैं, जब व्हेन एनालिसिस डेटा अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉब्लम आर कॉजेज इन ए प्रोसेस। अगर जब हमें जो है प्रॉब्लम का फ्रीक्वेंसी एनालाइज करना हो या उसमें क्या कॉजेज है प्रोसेस में उसका एनालिसिस करना हो, तब हम पैरेटो का यूज़ करते हैं। दूसरा, जब हमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो या कॉजेज है और मुझे फोकस किधर करना है, सिग्निफिकेंट कौन सा है हमारा, उसके लिए हम पैरेटो का यूज करते हैं। तीसरा होता है कि जब हमें ब्रॉड में कुछ कॉजेज का एनालिसिस करना हो कोई स्पेशल कंपोनेंट का, तो इसका यूज़ करते हैं। और इसका चौथा यूज है व्हेन कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स अबाउट योर डेटा। जब किसी को हमें डेटा का कम्युनिकेशन करना होता है तो इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टैली सीट का। जैसे हमने अभी पहले बात किया था, टैली सीट में क्या होता है, 4 वर्टिकल लाइन एक क्रॉस करते हैं तो 5-5 का बंच बनाते हैं। तो ऐसे ही ये टोटल फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टैली चार्ट के माध्यम से। उसके बाद उसका क्या काउंट आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफेक्टिव क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है। हमने जैसा कि अभी पहले बात किया था कि डिफेक्टिव क्या था, कम था, डिफेक्ट ज़्यादा था। देखिए डिफेक्टिव क्या होता है, यूनिट दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन डिफेक्ट। किसी भी यूनिट में क्या हो, कम से कम, या कंपोनेंट में कम से कम एक क्या हो, डिफेक्ट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्टिव कंपोनेंट। लेकिन जब बात करें डिफेक्ट की, क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है ना, आउटपुट ऑफ ए प्रोसेस डैश डज नॉट मीट डिफाइंड स्पेसिफिक। जो डिफाइंड स्पेसिफिकेशन है उसको मीट नहीं कर रहा, तो उसका मतलब उसमें क्या है, डिफेक्ट है। डिफाइंड स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहा। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं। डेटा सीट है पैरेटो डायग्राम के लिए। देखिए डेटा क्या है, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ABCDEF ये डिफेक्ट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट क्या है, A का 150 है, B का 60 है, C का 45, D का 30 है, E जो है 9 है, F 6 है, टोटल 300 है। इसका हम परसेंटेज निकाल लेते हैं और कम्युलेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कम्युलेटिव परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालेंगे 150 कितना आएगा, 150 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100 कर लेंगे तो 50 आ जाएगा। ऐसे 60 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100 कर लेंगे तो B का आ जाएगा। ऐसे C का, D का, E का, F का आ जाएगा परसेंटेज। अब उसके बाद कम्युलेटिव में हम लोग क्या करते हैं, पहला जो होता है, पहला डिफेक्ट क्या है, टाइप ऑफ डिफेक्ट A का सेम होगा, लेकिन जब B में जाते हैं तो हम डायगोनल क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। मतलब 50 प्लस जो है, जो परसेंटेज 50 के नीचे है परसेंटेज में, उसको ऐड कर लेंगे। ऐसे ही जब कम्युलेटिव दूसरे का निकालेंगे, तीसरे का, तो क्या करेंगे, जो हमारा 70 था उसमें जो है ऐड कर लेंगे। ऐसे चौथा कम्युलेटिव क्या हो जाएगा, 85 में हम जो चौथा हमारा परसेंटेज है उसको ऐड कर लेंगे। ऐसे हम जब पाँचवें रीडिंग की बात करेंगे तो उसमें जो है, जो हमारा
कम्युलेटिव में आया है उसको नेक्स्ट जो है परसेंटेज से ऐड कर लेंगे। ऐसे ऐसे लास्ट में हमारा क्या आ जाए, कम्युलेटिव सम 100 होता है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो हम लोग पैरेटो बनाएंगे वो क्या नंबर ऑफ डिफेक्ट और कम्युलेटिव में बनाते हैं। तो कम्युलेटिव क्या होता है, वो हमारा लाइन ग्राफ होता है। जो हमारा नंबर ऑफ डिफेक्ट है वो क्या होता है, बार ग्राफ होता है। जैसा कि ये ग्राफ में दिख रहा है, पैरेटो डायग्राम में दिख रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट कितना था, 300 लिखना है, और कम्युलेटिव को कितना लिखना है, मैक्सिमम 100 लिखना है। अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट का। देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है। देखिए तीसरा जो टूल है वो क्या है, फ्लो चार्ट और ग्राफ्स। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेप ऑफ ए प्रोसेस के स्टेप का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर हम बात करें डिफरेंट सिंबल और आइकन्स का फ्लो चार्ट का, तो स्टार्ट इनका होता है सर्किल टाइप में, रेक्टेंगल टाइप का होता है प्रोसेस एक्टिविटी, और ये डिसीजन का होता है यस या नो, ओके, एनजी का। मूवमेंट टाइप का ऐसे एरो से दिखा रखे हैं, स्टोरेज का बना रखा हमने ट्रायंगल टाइप का। तो ये सारे सिंबल्स हम लोग फ्लो चार्ट में यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डिटेल की बात करते हैं। हाई लेवल, डिटेल लेवल, लो लेवल, 3 तरह के चार्ट होते हैं लेवल के बेसिस पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाई लेवल फ्लो चार्ट। देखिए हाई लेवल जो फ्लो चार्ट होता है उसमें ओवरव्यू होता है, जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी इंटायर एक्टिविटी या प्रोसेस की या सिस्टम की है उसका ओवरव्यू होता है। इसका मतलब ये मेजर स्टेप्स जो होता है उसको शो करता है। और ये जो फ्लो चार्ट होता है ये क्या है, जैसे प्रोसेस का एक कोई एक्टिविटी को शो करता है, मतलब ओवरव्यू शो करता है एक्टिविटी का, डिटेल में शो नहीं करता। इसको हाई लेवल फ्लो चार्ट बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल गिवन है हाई लेवल फ्लो चार्ट का, रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, इंस्पेक्शन, उसके बाद मटेरियल का स्टोरेज, मोल्डिंग, डिफ्लेसिंग, फाइनल इंस्पेक्शन, पैकिंग, पीडीआई और डिस्पैच। ओवरव्यू, इसमें कोई डिसीजन नहीं दिख रहा, कोई डिटेल नहीं दिख रहा। हम नेक्स्ट बात करते हैं डिटेल फ्लो चार्ट की। देखिए ये क्या होता है, फोकस होता है, स्पेसिफिक पार्ट है प्रोसेस, एक स्पेसिफिक पार्ट या प्रोसेस के लिए फोकस्ड होता है, और ये शो करता है इंडिविजुअल स्टेप और एक्शन को पर्टिकुलर प्रोसेस का, एक पर्टिकुलर प्रोसेस का क्या उसमें स्टेप्स होगा, सारे स्टेप्स को बताता है, उसके एक्शंस को डिटेल में बताता है। जैसे कि हम रिसिप्ट ऑफ पीबीसी का देख रहे हैं, उसके बाद क्या किया हमने, इंस्पेक्शन किया, अगर वो एनजी होता है तो रिटर्न टू सप्लायर करते हैं, ओके होता है तो स्टोरेज करते हैं उसका, फिर उसका क्या करते हैं, मोल्डिंग करते हैं, और साथ में इंस्पेक्शन भी करते हैं। अगर ओके होता है तो हम इन प्रोसेस सेटअप में देते हैं, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन करते हैं। अगर वो ओके होता है डीएफ करते हैं, रिजेक्ट होता है तो रेड बिन में उसको डालते हैं। अब डीएफ के बाद हम फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं, अगर फाइनल इंस्पेक्शन ओके होता है तो हम पैकिंग डिस्पैच में देते हैं, एनजी होता है तो रेड बिन में उसको स्क्रैप करते हैं। तो ये सारा क्या है, डिटेल, इसमें डिसीजन दिख रहा है। तीसरे टाइप की बात करते हैं लो लेवल फ्लो चार्ट या मैट्रिक्स फ्लो चार्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मोस्ट जो ग्लैनुअल होता है डिटेल ऑफ प्रोसेस का उसको ये शो करता है, मतलब इंडिविजुअल एक्शन क्या होगा, इंडिविजुअल का डिसीजन क्या होगा, और जो प्रोसेस फ्लो है वो मोस्ट डिटेल लेवल पे ये बताता है। इसका मतलब है ये जो प्रोसेस का क्या होता है, ग्रैनुअल जो माइक्रो स्टेप्स हम लोग बोलते हैं, ग्रैनुअल मतलब माइक्रो स्टेप होता है जो प्रोसेस का, उसको ये बताता है। ठीक है, तो हम बात करें अगर जो लो लेवल फ्लो चार्ट है वो भी डिटेल का ही एक पार्ट है, बट इसमें क्या होता है, जैसे लो लेवल का कोई फ्लो चार्ट है तो इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट प्रोसीजर फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसमें इंक्लूडिंग सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हो रहा है, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ें इसमें शो करते हैं। हम लोग जैसे देख रहे हैं, जैसे एक फ्लो चार्ट का एग्जांपल है, इसमें क्या है, सेकंड स्टेप जो है वो स्विच हो रहा है, सीधा फोर्थ स्टेप पे जा रहा है। ठीक है, और जो इसका जो है आप देखें 6th स्टेप जो है वो जा रहा है सीधा नेक्स्ट स्टेप पे। तो ऐसे बार बार स्टेप का मूवमेंट हो रहा है, तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, स्किप करके इसको बोलते हैं लो लेवल का फ्लो चार्ट या मैट्रिक्स फ्लो चार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ग्राफ क्या होता है। देखिए ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का मतलब क्या होता है कि हमें क्या है, जो डेटा का स्ट्रेटिफिकेशन करना है, मतलब हमें जो है ग्रुपिंग करना है, वो कैसे करना है, सेपरेशन ऑफ डाटा सो दैट ए पैटर्न कैन बी सी। तो ग्राफ का मतलब होता है कि हमें कुछ पैटर्न उसमें दिख जाए, जैसे कि बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है, रडार चार्ट है। पर्पस क्या होता है, एक पिक्चर होता है, पिक्चर इज वर्थ मोर देन 1000 वर्ड। देखिए वर्ड से इंपॉर्टेंट क्या होता है, बहुत सारे आपने वर्ड्स लिखे उसमें एक पिक्चर डाल दीजिए तो बहुत क्लियर व्यू देता है, तो इसीलिए ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बार ग्राफ। देखिए बार ग्राफ है एक क्वांटिटी को शो कर रहा है, फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा है कि बॉडी का कितना क्वांटिटी है, सीटीआर का कितना है, रूफ का कितना है, फ्रंट टूर का, रियर टूर, ऐसे क्वांटिटी को शो कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोल रहे हैं। देखिए ये कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है, ग्राफ टू सी द चेंजेस इन कंडीशन ऑफ एनी न्यूमेरिक चेंजेस, ठीक है। जैसे कि ट्रेनिंग का आवर्स है तो फर्स्ट डे कितना आवर्स हुआ, सेकेंड डे कितना हुआ, तो ऐसे उसमें जो चेंजेस है वो हम ड्रा कर रहे हैं किससे, लाइन ग्राफ से। नेक्स्ट बात करते हैं पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट जो होता है वो प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है, कितने प्रोपोर्शन में है वो क्लासिफिकेशन, या डिफेक्ट जैसा हमें शो कर रहा है कि डेंट कितना परसेंट है, स्क्रैचेस, पील ऑफ, उसको हम लोग कैसे शो करें, पाई चार्ट से। उनका क्या प्रोपोर्शन है उस पूरे डिफेक्ट का जो परसेंटेज है उसमें कितना प्रोपोर्शन है उनका, इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रडार चार्ट। जो रडार चार्ट होता है उस क्या होता है, उसमें टोटल जो शार्प इमेज होता है कंपोजिट ग्राफ का वो हमें सी होता है, दिखाई देता है, ठीक है। जैसा कि हम रडार चार्ट में देख रहे हैं कुछ पोर्शन में जो है बहुत मतलब स्कोरिंग बहुत कम है, जो बहुत कम स्कोरिंग है बहुत वो क्या है, क्लोज है, और जो इसमें स्कोरिंग अच्छा है वो क्या है, बहुत फैला हुआ है। तो हम बात करते हैं जैसे इनिशियल सप्लाई कंट्रोल है उसमें बहुत कम रेटिंग है। जैसे हम नेक्स्ट बात करें तो कंट्रोल ऑफ इंस्पेक्शन इक्विपमेंट एंड जिग 40% रेटिंग बहुत क्लोज है। ऐसे ही बाकी 100% 90% जो है वो ठीक ठाक हैं, उनको जो है क्या है, एक्सपेंशन है उसमें। जो जिसकी रेटिंग कम है उसमें क्या है, कंस्ट्रक्ट है या क्या है, कंप्रेशन टाइप का है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फोर्थ जो इसका 7QC टूल में है, टूल यूज कर रहे हैं, काज एंड इफेक्ट डायग्राम की बात करेंगे। काज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या होता है, देखिए जो प्रोफेसर कारू इशिकावा जी थे उन्होंने जो है काज एंड इफेक्ट डायग्राम को इन्वेंट किया था। ये क्या थे, मेंबर ऑफ जूसे थे, मीन्स जैपनीज यूनियन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के क्या थे, ये मेंबर थे। और इन्होंने क्या किया, काज एंड इफेक्ट डायग्राम के बारे में बताया कि काज एंड इफेक्ट डायग्राम जो होता है वो शो करता है एक रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉब्लम एंड पॉसिबल काज, मतलब किसी प्रॉब्लम का क्या पॉसिबल कॉजेज होगा, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काज एंड इफेक्ट। इफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम, कॉज को पॉसिबल कॉजेज। इस जो प्रॉब्लम है, जो डिफेक्ट है, इसका क्या पॉसिबल कॉजेज होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इसको जो है इशिकावा सर ने 1953 में डेवलप किया था। इसका अदर नेम भी है, जैसे कि इसको फिशबोन के नाम से जाना जाता है, इशिकावा डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए व्हाट इज काज एंड इफेक्ट डायग्राम, क्या होता है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है ऑल द पॉसिबल कॉजेज व्हिच गिव राइज टू द इफेक्ट आर मेड, मतलब किसी इफेक्ट का क्या पॉसिबल कॉजेज होता है, जो कॉजेज होता है फर्स्ट डिवाइड होता है मेजर सोर्सेज ऑफ 4M, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड में। उसके बाद क्या होता है, जो भी इस सोर्सेज होता है उसको डिवाइड करते हैं हम लोग सब सोर्सेज में। ऐसे ऐसे हम लोग उस जो सब सोर्सेज है उसको भी डिवाइड करते हैं हम लोग नेक्स्ट सब सोर्सेज में। ऐसे सो ऑन हम लोग इसको डिवाइड करते जाते हैं। इससे हमें क्या होता है, फाइंड आउट होता है रूट कॉज, मतलब हेल्प मिलता है हमें रूट काज फाइंड आउट, किसी भी प्रॉब्लम का या डिफेक्ट का रूट काज फाइंड आउट करने में हमें क्या होता है, हेल्प मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या मेथडोलॉजी है हाउ टू रीच टू रूट काज ऑफ ए प्रॉब्लम। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फिशबोन डायग्राम बनाना है कि जो भी पॉसिबल कॉजेज है 4M के अंदर वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करके। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हमने क्या किया, ब्रेन स्टॉर्मिंग करके जो भी पॉसिबल कॉजेज है उसको लिख दिया। अब फाइंड आउट करेंगे उसमें सस्पेक्टेड कौन सा कॉज है, पोटेंशियल कॉज कौन सा है, उस पॉसिबल कॉजेज को उसको हाईलाइट करेंगे, ये हमारे कॉजेज क्या है, पोटेंशियल कॉजेज है, सस्पेक्टेड कॉजेज है। अब उनको हम वैलिडेट करेंगे, ऑल दी सस्पेक्टेड जो कॉजेज है हमारे उनको वैलिडेट करेंगे और उसमें जजमेंट लिखेंगे ये वैलिड है कि नहीं है। वैलिड मतलब जजमेंट हमारा ओके, इनवैलिड मतलब जजमेंट नॉट ओके है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो वैलिड कॉजेज हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई एनालिसिस करते हैं जिससे कि हम रूट काज फाइंड आउट कर सके उस प्रॉब्लम का। अब रूट कॉज हम फाइंड आउट करने के बाद क्या करते हैं, उसमें करेक्टिव एक्शन लेते हैं रूट कॉज पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं करेक्टिव एक्शन। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब रूट कॉज पे जो एक्शन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, करेक्टिव एक्शन। हम बात करते हैं, इसको समराइज करते हैं। स्टेप 1 में पॉसिबल कॉजेज लिखा हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग करके मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड में। नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या किया हमने, सस्पेक्टेड और पोटेंशियल कॉजेज उसको हाईलाइट किया। स्टेप 3 में जो हाईलाइट किया उसको हम लोग वैलिडेट करेंगे, वैलिड है कि नहीं, वैलिड किया हमने कॉजेज। अब कॉजेज अगर हमारा वैलिड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाई एनालिसिस करेंगे उस पर रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए।
देखिए ये एक फिशबोन डायग्राम दिखाया गया है। फिशबोन डायग्राम क्या है, कॉजेज लिखे हुए हैं और इसमें जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्या है मछली के आगे लिखे उसके मुंह की तरफ लिख रखे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसके क्या कॉजेज हैं, मतलब पोटेंशियल कॉजेज क्या क्या है, ठीक है, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड और मेजरमेंट और मदर नेचर में क्या है, 6M में दिखाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसमें क्या है, सब कॉजेज भी दिखाया गया। कॉजेज के नीचे क्या है, सब कॉजेज हैं, प्राइमरी कॉजेज हैं, सेकेंडरी कॉजेज हैं, मैन, मशीन, मटेरियल क्या है, मेन सोर्सेज हैं, मेन कॉजेज हैं। अब उसके बाद सब कॉजेज हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी कॉजेज जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर टर्सरी हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग रूट कॉज को फाइंड आउट करने में ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। देखिए पी लैब का प्रॉब्लम है, इसमें मैन से रिलेटेड क्या है, स्किल है कि नहीं, अनस्किल है, स्किल है मैन पावर की, अनस्किल है, उसके नेग्लिजेंसी कुछ कर रहा है, उसको नॉलेज ना हो। मशीन की बात करें, पावर फेलियर हो गया, मशीन ब्रेकडाउन हो गया, हैंगर का मेंटेनेंस ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल की, हो सकता है मटेरियल ही सही ना हो, डेंट डैमेज हो, इसमें पार्ट का अपीयरेंस सही ना हो, पार्ट की कंडीशन सही ना हो, मटेरियल का ग्रेड सही ना हो। पी लैब की बात करें तो मटेरियल की हैंडलिंग सही ना हो, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन जो मेथड में है वो सही ना किया गया, डिपिंग मेथड सही ना हो, जो हैंगिंग किया वो सही ना हो, प्लेटिंग की टेस्टिंग सही ना हुआ। तो ये सब क्या है, पी लैब का हमने पॉसिबल कॉजेज को लिखा हुआ ब्रेन स्टॉर्मिंग करके। अब इनको अगर वैलिडेट करते हैं, इसमें प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्लेटिंग का वो वैलिड कॉज है, डिपिंग मेथड सही नहीं वो वैलिड कॉज है, और प्लेटिंग टेस्टिंग ये वैलिड कॉज है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, वाई एनालिसिस करेंगे, रूट कॉज को फाइंड आउट करेंगे। एक एग्जांपल है रूट कॉज एनालिसिस का। देखिए रूट कॉज जो एनालिसिस होता है इसका ऑलरेडी हमने वाई एनालिसिस करके एक वीडियो बना रखा है 5 मेथड पे, वहाँ पे जा करके आप डिटेल में देख सकते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। इमेजिन करिए कि एक ब्रैकेट जो है ब्रोकन हो गया पाइप से। अब हम इस पर वाई एनालिसिस करते हैं, वाई डिड दी ब्रैकेट ब्रेक। इसका आंसर क्या है, बिकॉज इट वाज नॉट वेल्डेड। अब क्यों वेल्डेड नहीं था, दूसरा वाई। अब इसका आंसर क्या है, बिकॉज द ब्रैकेट वाज नॉट सेट इन प्रॉपर पोजिशन व्हेन इट वाज बिल्डेड। जब ये बिल्डिंग हो रहा था तो सही से सेट नहीं था। क्यों सेट नहीं था, क्योंकि बिकॉज द बिल्डिंग जिग वाज लूज। उसका जिग क्या था, लूज था। उस लूज क्यों था, बिकॉज द बिल्डिंग जिग वाज वर्न आउट हो गया था। उसका वर्न आउट क्यों हो गया था, बिकॉज द मटेरियल स्पेसिफिकेशन ऑफ जिग वाज नॉट प्रॉपर। ये इसका क्या है, रूट कॉज। नेक्स्ट हम अगर 7QC टूल की बात करें, नेक्स्ट टूल है हमारा 5वां टूल है हिस्टोग्राम। देखिए हिस्टोग्राम क्या होता है, देखिए हिस्टोग्राम क्या है, एक डायग्राम होता है जो कि ग्राफिकली डिपिक्ट करता है कि वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है उसमें क्या वेरिएशन है, उसका क्या पैटर्न है, क्या शेप है, क्या उसका स्प्रेड है, उसके बारे में बात करता है। इट इनेबल्स द यूजर टू ऑब्टेन यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप, पैटर्न एंड डिस्पर्सन, मीन्स स्प्रेड ऑफ द डेटा सेट। इट रिवील्स द अमाउंट ऑफ वेरिएशन दैट एनी प्रोसेस हैड विद इन इट, मीन्स ये लिमिट भी डिफाइन करता है। हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल व्यू होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यूज। उसका वैल्यूज जो है डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है, उसका शेप कैसा है, ये कौन बताता है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को कार्ल पियर्सन ने इसका इन्वेंट किया था। जो कार्ल पियर्सन जी क्या थे, वो फॉलोअर थे सर फ्रांसिस गैल्टन का। उन्होंने डेवलप किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिक्स का। ये फर्स्ट स्टार्ट किए थे डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिक इन यूनिवर्सिटी एट लंदन में। तो कार्ल पियर्सन ने क्या किया था, हिस्टोग्राम को इन्वेंट किया था। हम बात करें हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डाटा है, वो ऑब्टेन्ड होता है मेजरमेंट डिस्प्ले ए पीक अराउंड ए सर्टेन वैल्यू, ठीक है। जो वेरिएशन होता है क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। द फिगर दैट इलास्ट्रेट फ्रीक्वेंसी इन फॉर्म ए पोल इज रिफर्ड एज हिस्टोग्राम। जो उसका फिगर का पोल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं। अब व्हाट डज द हिस्टोग्राम डू, क्या करता है, डिस्प्ले करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, डाटा डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट करना टेबलो फॉर्म में। शो करता है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ वेरियस डाटा वैल्यूज, कितनी फ्रिक्वेंसी में है। रिवील्स करता है सेंटरिंग, वेरिएशन, शेप ऑफ डाटा। इलस्ट्रेट करता है क्विक एंड अंडरलाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा। प्रोवाइड करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेडिक्टिंग फ्यूचर और परफॉर्मेंस ऑफ द डाटा। नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन और सैंपल। देखिए पूरा जो एक टोकरी है उसमें सारा सेब रखे हुए हैं, एप्पल्स रखे हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। अब उसमें से जो हम लोग निकाल रहे हैं वो क्या है, हमारा सैंपल है। और जितना निकाल रहे हैं जिस क्वांटिटी में, हमारा क्या है, सैंपल साइज है।
नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोग्राम स्टेप का। कैसे हिस्टोग्राम को हम लोग बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में ऑब्टेन करते हैं एक सेट ऑफ 50 to 100 ऑब्जर्वेशन, जैसा कि हमारे जो डायग्राम है, जो टेबल है, उसमें दिख रहा है। नंबर ऑफ सैंपल क्या, 1 to 10 में क्या रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट आ रहा है, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 एंड 51 to 60 में कितना आ रहा है, 61 to 70 में कितना मेजरमेंट आ रहा है, क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। ऐसे ही करते जाएंगे हम लोग। 81 to 90 टोटल 90 रीडिंग है, उसकी क्या रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट आ रहा है, उसमें क्या स्टेप 2 में जाते हैं हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसकी मेजरमेंट की, और उसकी में मिनिमम वैल्यूज़ क्या है। अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकाल लिया हमने, निकालते हैं कितने वैल्यूज़ थे। हमारा टोटल 90 वैल्यू था, मतलब ये दूसरे में आता है 50 to 100, जिसका नंबर ऑफ क्लॉजेस क्या हो जाएगा, क्लॉसेस क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6 to 10, 6 to 10 क्लासेस होगा। लेकिन अभी फिक्स नहीं है कि 6 होगा कि 7 होगा कि 8 होगा कि 9 होगा कि 10 होगा। वो हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, स्टेप 3 में जाते हैं, डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ क्लासेस। उसको के से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। अब उसको डिवाइड करेंगे 1 to 5 या उनकी फ्रैक्शन से, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमारा रेंज आया था मैक्सिमम माइनस मिनिमम, जो हमारी वैल्यूज आई थी टेबल में, उसमें मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे, हमारी रेंज आएगी 0.043। अब उसको डिवाइड करेंगे, उनका जो फ्रैक्शन था 0.02 जो 1 का फ्रैक्शन है, और 0.005 जो 2 का फ्रैक्शन है, 0.010 जो कि 5 का फ्रैक्शन है। अब डिवाइड करते हैं तो हमारा पहला जो क्लास आता है वो 22 आता है, दूसरा जो है 9 आता है, तीसरा हमारा 4 आता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 6 to 10, मतलब हमारा जो दूसरा वाला है वैलिड है, वो कितना है, 9 है। तो इसका मतलब है हमारा जो इंटरवल का क्लास है वो क्या है, 9 है। अब स्टेप 4 में आते हैं, डिटरमाइन करते हैं क्लास विथ। हमने क्लास तो निकाल लिया 9, अब उसकी विथ कितनी है। विथ को क्या करते हैं हम लोग, राउंड ऑफ करते हैं कन्वीनियंट फिगर में। तो विथ का फार्मूला क्या है, सी होता है, सी से डिनोट करते हैं मैक्स माइनस मिन डिवाइडेड बाई केस, की मतलब उसका जो क्लास था। मैक्सिमम माइनस मिनिमम हमने निकाल रखा है रेंज का 0.043 डिवाइडेड बाई क्लास हमारा क्या है 9, 0.005 हमारा क्या है क्लास का विथ आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, 5वें स्टेप में जाते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्लास की बाउंड्री को, जिससे कि हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ पता चल जाए। अब हम क्या करते हैं, जो मिड पॉइंट है क्लास का उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या होता है, ऐसे ही जो मिड पॉइंट है सेकंड क्लास का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ सबका निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमने जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, स्टेप 7 में पहुंच गए हम लोग। स्टेप 6 में हमने क्या किया, मिड पॉइंट निकाल लिया। स्टेप 7 में आ गए, हमने क्या किया, एक फ्रिक्वेंसी टेबल बनाया, ठीक है। अब इसमें जो भी क्लास था हमारा 2.5005 से 2.5055, तो हमारा इसका मिड पॉइंट क्या आ गया, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सम करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा मिड पॉइंट है। ऐसे ही सारा हमने 9th क्लास तक जो है सबका मिड पॉइंट भी निकाल लिया, और इसको फ्रिक्वेंसी भी निकाल लिया, इसकी कितनी फ्रिक्वेंसी है जो ये मिड पॉइंट है, ठीक है। इन सारे की फ्रिक्वेंसी हमने निकाल लिया 2.5005 से 2.5055, मतलब 00 जो हमारा निकल के आया था वो कितना आया था बीच में, 005, 005 जो है इसमें क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। जैसे 2.5005 था, उसमें 005 ऐड कर देंगे तो हमारा 55 आ जाता है। ऐसे ही उसका मिड पॉइंट, ऐसे दूसरे में 55 से कितना हो जाएगा, 005 इसमें ऐड कर देंगे, ऐसे तीसरे में ऐड कर देंगे, ऐसे 9th क्लास में भी ऐड कर देंगे, तो हमारा इसके बाद इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे इस क्लास का। अब ये कितनी फ्रिक्वेंसी में है, तो 1 है पहले में, दूसरा क्या है, दूसरा जो क्लास है वो क्लास है वो 4 है, ऐसे तीसरे में 8 है, चौथे में 14 है, पाँचवें में क्या है 21 है, 6th में 17 है, 7th में जो 12 है, और जो 8वां क्लास है उसमें 6 है, जो 9th क्लास है उसमें 7 है। टोटल हमारा कितना फ्रिक्वेंसी है, 90 है, ठीक है। टोटल फ्रिक्वेंसी की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फ्रिक्वेंसी निकालना, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी प्लॉट होता है। इसमें एक नोट है, देयर वुड बी एन एरर इन फ्रिक्वेंसी मार्किंग टेलिंग इफ द सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, जिसको हम लोग सिग्मा एस बोल रहे हैं, डिड नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्व वैल्यू आया वो फ्रिक्वेंसी अगर इक्वल नहीं होता है तो उसमें क्या है, कुछ एरर होता है फ्रिक्वेंसी में। अब हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। देखिए 8वां स्टेप क्या कहता है, मार्क द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद द क्लास बाउंड्रीज वैल्यूज। जो क्लास बाउंड्री की वैल्यू आई है उसके हिसाब से हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मार्क करते हैं, और वर्टिकल एक्सिस 9th में क्या करते हैं, वर्टिकल एक्सिस को भी मार्क करते हैं, ऐसे फ्रिक्वेंसी स्केल। वर्टिकल फ्रिक्वेंसी हो गया, हॉरिजॉन्टल क्या हुआ, क्लास की बाउंड्री होगी पहले। अब इरेक्ट करते हैं रेक्टेंगल को क्लास इंटरवल के साथ,
जिसका एरिया प्रोपोर्शन है फ्रिक्वेंसीज के हिसाब से। ड्रा करते हैं एक लाइन, हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करता है मीन या क्या, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को। मतलब जो एक लाइन हम ड्रा करते हैं हिस्टोग्राम पे, क्या होता है, मीन होता है और नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए हम लोग जैसे एग्जांपल में देख रहे हैं, इसका जो मीन है 2.5247, टोटल रीडिंग हमने 90 लिया था, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एक्सेल में जाके, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आता है 0.00906। फ्रिक्वेंसी क्या है, देखिए 2.51 की कितनी फ्रिक्वेंसी है, ऐसे 2.52 की क्या है, 2.53 की क्या है, 54 की क्या है, सबकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हम लोग पैराग्राफ बना देंगे। विथ हमें पता है, हमें क्लास पता है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें क्या होता है, जो +-3 सिग्मा है उसका हम लोग देखते हैं 99.7 जो है परसेंटेज है, +-2 सिग्मा में 95.4 है, +-1 सिग्मा 68.3 है। तो और बाकी जो है क्या है, जो मतलब जो अपर स्पेसिफिकेशन लोअर स्पेसिफिकेशन के बाद जा रहा है वो आउट ऑफ स्पेक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हिस्टोग्राम फॉर ग्रेड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इन क्लास। मान लीजिए एक क्लास में स्टूडेंट है, उनका ग्रेड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि जो C- ग्रेड है वो 10 लड़कों को मिला है, उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 10 है, C का 23 है, B का जो है 35 है, B+ कितने लोग पाए, 25 लोग पाए, A कितने पाए, 15 लोग, E+ कितने लोग अचीव किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 5 है। एक हिस्टोग्राम का वो था। टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले क्या होता है, नॉर्मल बेल शेप, जैसा कि हमने देखा था। नॉर्मल बेल शेप को नेचुरल शेप भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, कम लाइक, ये रेगुलर अप एंड डाउन जिसमें होता है उसको कम लाइक बोलते हैं। तीसरा क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिवली स्क्यूड। देखिए जो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे ग्राफ क्या है बाहर उसका इंक्रीज करते जाता है, उसको पॉजिटिवली स्क्यूड बोलते हैं। एक होता है नेगेटिवली स्क्यूड, मतलब धीरे धीरे ग्राफ क्या है बाहर ग्राफ घटता जाता है, उसको नेगेटिवली बोलते हैं। नेक्स्ट होता है प्रेसिपिसाइज टाइप। देखिए इसमें क्या होता है, ये इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशंस होता है, एक्चुअली इंडिकेट करता है फिल्टरिंग आउट थ्रू इंस्पेक्शंस। नेक्स्ट होता है प्लेट्यू टाइप। प्लेट्यू टाइप क्या होता है, मल्टीपल सोर्सेज होता है, स्मॉल सोर्सेज इन एवरेज। तो इसमें इसको क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन जैसे हम लोग बोलते हैं, इसमें मल्टीपल सोर्सेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बाई मॉडल। देखिए इसमें बाई मॉडल में क्या हो, जैसा ग्राफ में भी दिख रहा है, 2 मॉडल होते हैं, 2 पीक्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट सोर्स ऑफ पॉपुलेशन से आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोलेटेड पीक टाइप। आइसोलेटेड पीक टाइप में क्या होता है, आउटलाइन इंडिकेट करता है मिस्टेक इन सैम्पलिंग, ठीक है, मतलब जो सैम्पलिंग आपने किया उसमें कुछ क्या है, मिस्टेक्स है, देखिए गैप दिख रहा है, या जो डाटा कलेक्शन किया या जो मेजरमेंट किया आप उसमें क्या कुछ मिस्टेक्स है, कुछ एरर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड पीक टाइप। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या होता है, देखिए स्कैटर डायग्राम देखिए क्या होता है, ग्राफिकल टेक्निक है, वो शो करता है कि जो डिपेंडेंसी है 2 वेरिएबल का, मतलब 2 वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको शो करता है। ये इसका बहुत जो यूज होता है, स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ 2 करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स के बीच में जो स्टडी करने के लिए हमें यूज़ होता है, उनका वेरिएशन नापने के लिए यूज़ होता है, वो हमें क्या बताता है, हिस्टोग्राम बताता है, या वो हमें क्या बताता है, स्कैटर डायग्राम बताता है। देखिए जो स्कैटर डायग्राम होता है वो जैसे कि एग्जांपल से एक हम समझते हैं, मान लीजिए जो एक्सटेंट ऑफ सरफेस फिनिश है मशीन पार्ट का, वो वेरी करता है जैसे जैसे हम स्पीड ऑफ लेथ करते जाते हैं, स्पीड की लेथ बढ़ाते जाते हैं, उसका मशीन का फिनिश जो सरफेस फिनिश है वो वेरी करते जाता है। इसका मतलब है जो स्कैटर डायग्राम है 2 वेरिएबल्स के बीच में होता है, ठीक है, जैसे जैसे हम लेथ का स्पीड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसका जो सरफेस फिनिश है मशीन पार्ट का वो वेरी कर रहा है। इसको जो पहली बार इन्वेंट किया था फ्रांसिस गैल्टन ने किया था, एक ब्रिटिश सिटीजन थे। उन्होंने जो है एक्चुअली वो क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, एक एंथ्रोपोलिस्ट थे, एक क्या थे, जियोग्राफर भी थे। उन्होंने जो है इसको इन्वेंट किया था। एक स्टैटिस्टिशियन भी थे और साइकोमेट्रिशियन भी थे। उन्होंने जो है स्कैटर डायग्राम को क्या किया, इन्वेंट किया। मीन्स फ्रांसिस गैल्टन ने जो है स्कैटर डायग्राम को इन्वेंट किया। देखिए अगर हम टाइप्स ऑफ स्कैटर डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब जो स्कैटर का प्लॉट है वो कैसा है, उसमें
पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ रहा है। मतलब जैसे एक्स वाई की अगर हम बात करें दो वेरिएबल की, एक्स का जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ता जा रहा है एक्स की डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे वाई भी बढ़ता जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन इज फाउंड फॉर एग्जांपल फॉर बॉडी साइज एंड शूज साइज। जैसे जैसे बॉडी साइज आपका बढ़ता जा रहा है, पैर का साइज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे शूज का साइज भी बढ़ता जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। द रिजल्ट इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर इसका क्या होगा, आर पॉजिटिव होगा। हम अब उसकी जो कोफिशिएंट है कोरिलेशन का, उसके बारे में हम नेक्स्ट आगे बात करने वाले हैं। दूसरा क्या होता है टाइप ऑफ स्कैटर डायग्राम में, नेगेटिव कोरिलेशन। देखिए नेगेटिव में क्या है, जैसे जैसे हम लोग एक्स में बढ़ते जा रहे हैं, वाई में क्या है वो घटता जा रहा है, या जैसे जैसे हम वाई में बढ़ रहे हैं एक्स क्या है घटता जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं कोरिलेशन। जैसे कि आप एग्जांपल से समझिए, एक प्रोडक्ट का प्राइस है और दूसरा सेल वैल्यूम है, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, सेल्स वैल्यूम क्या है उसका घटता जा रहा है। नेक्स्ट बात करें कि जो स्कैटर का डायग्राम का टाइप्स है, पॉजिटिव कोरिलेशन में भी प्रेजेंट। देखिए इसमें क्या है, कभी एक्स के जैसा जैसा वैल्यूज बढ़ता जा रहा है, वाई जो है वो क्या है धीरे धीरे कभी बढ़ रहा है कभी कभी नहीं बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। ऐसे नेगेटिव में एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है, वाई जो है कभी कभी घट रहा है कभी कभी नहीं, इसको नेगेटिव कोरिलेशन में भी प्रेजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नो कोरिलेशन। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, वाई जो है कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, उसको हम लोग बोलते हैं नो कोरिलेशन। एग्जाम्पल एक है स्कैटर डायग्राम का। देखिए इसमें क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर में, दूसरा क्या है पेट्रोल कंजप्शन है किलोमीटर पर लीटर में। तो एक होता है कॉज, दूसरा है इफेक्ट। जैसे जैसे हम स्पीड ऑफ कार की किलोमीटर में बढ़ाएंगे, ऐसे पेट्रोल का कंजप्शन क्या होगा उसके सापेक्ष में बढ़ेगा या घटेगा। हम लोगों ने क्या किया, डाटा लिया है 30 किलोमीटर कार की स्पीड में कितना पेट्रोल का कंजप्शन है, 15 to 15.5 ऐसे ऐसे है, अलग अलग स्पीड में हम लोगों ने डाल रखा है। अब इस क्या करते हैं, पेट्रोल का कंजप्शन और स्पीड ऑफ कार का हम लोग एक स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। जैसा कि ये डायग्राम में दिख रहा है स्कैटर डायग्राम। शुरू में क्या था, स्टार्टिंग में जैसे जैसे हम स्पीड ऑफ कार बढ़ाते थे पेट्रोल का कंजप्शन बढ़ता गया, लेकिन 60 पे हम जाके देखते हैं कि पेट्रोल का कंजप्शन और स्पीड क्या है मैक्सिमम है। उसके बाद जो है मतलब पेट्रोल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा नहीं, स्पीड हमारा क्या है मैक्सिमम है। अब उसके बाद जो जैसे ही हम स्पीड बढ़ाते हैं, हमारा पेट्रोल का कंजप्शन क्या होता है, स्पीड बढ़ता जाता है, पेट्रोल का कंजप्शन क्या है कम होता जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का को रिलेशन इसमें प्रेजेंट है, पहले बढ़ता है फिर मैक्सिमम होता है फिर घटता है। अदर एग्जांपल की बात करें, मशीनिंग प्रोसेस है। पहला कॉज क्या है इसमें, स्पीड ऑफ मशीन का, उसका इफेक्ट क्या होगा, सरफेस फिनिश जो कंपोनेंट का वो कैसा होगा। दूसरा है फीड ऑफ मशीन, अगर फीडिंग उसमें कर रहे हैं उससे जो है सरफेस फिनिश का कंपोनेंट का इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कोरिलेशन। देखिए कोरिलेशन क्या होता है, एक मेजर होता है स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर एसोसिएशन का इन्हें कोरिलेशन एनालिसिस। आर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका रेंज जो होता है -1 से +1 तक होता है। जो अगर आर पॉजिटिव है तो उसको हम पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं, अगर आर नेगेटिव है तो उसको हम लोग नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन की बात करें, अमाउंट जो कोफिशिएंट कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज है 0 से लेकर के 0.1 तक कितना है, नो कोरिलेशन। 0.1 से 0.3 के बीच में लो कोरिलेशन है, 0.3 से 0.5 तक क्या है मीडियम कोरिलेशन है, 0.5 से 0.7 के पहले तक क्या है हाई कोरिलेशन है, 0.7 से 1 तक क्या है वेरी हाई कोरिलेशन है। मतलब 0.7 से पॉइंट हाई तक का जो कोरिलेशन है बहुत स्ट्रांग है। हम कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं, इसका एक फार्मूला है R=SS(xy) डिवाइडेड बाई अंडर रूट में है SS(xx) एंड SS मल्टीप्लाइड बाई SS(yy). देखिए SS जो x है उसकी वैल्यूज़ क्या होगी, सिग्मा समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। मतलब xi मान लीजिए पहली रीडिंग है तो x1 हो गया और x बार उसका टोटल एवरेज जो रीडिंग है वो दोनों का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x2 दूसरी रीडिंग x बार माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस तीसरी रीडिंग। ऐसे अगर मान लीजिए आपने जितनी रीडिंग ले रखी प्लस 10 रीडिंग ले रखी प्लस x10 माइनस एक्स बार जो होगा उसकी रीडिंग हो जाएगी का होल स्क्वायर, सबका सम कर लेंगे तो हमारा SS(xx) आ जाएगा। ऐसे y की बात करेंगे SS(yy) तो उसमें क्या है दूसरा जो वेरिएबल है उसकी पहली रीडिंग
माइनस वाई बार क्या होगा, उसका एवरेज रीडिंग क्या है उसका स्क्वायर प्लस y2 प्लस माइनस वाई बार का स्क्वायर, ऐसे तीसरी रीडिंग, चौथी रीडिंग, ऐसे 10वीं रीडिंग आ जाएगी हमारी। अब हम बात करते हैं एस एस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा ब्रैकेट में क्या होगा एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार। तो इसकी भी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। वाई बार एक्स बार हमें पता है, अगर 10 है तो 10 का हम लोग एवरेज ले लेंगे। और एक्स आई की वैल्यू क्या है, पहली रीडिंग है, ऐसे क्या होगी आई की वैल्यू 1 से 10 तक होगी। और एक्स आई क्या है, इंडिविजुअल वैल्यूज़ है, जो भी वेरिएबल्स है, पहला वेरिएबल है। वाई आई क्या है, दूसरा वेरिएबल है। और एक्स बार वाई बार क्या है, वो मीन वैल्यूज़ हैं इनके दोनों वेरिएबल को। तो ऐसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस। देखिए रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, जो स्कैटर डायग्राम हम लोग बनाते हैं, जो रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल या न्यूमेरिक वेरिएबल्स के बीच में, उसमें रिग्रेशन लाइन को हम लोग सुपर इम्पोज करते हैं उसके ऊपर। तो इससे हमें क्या एक ट्रेंड डाटा शो करता है कि ये ट्रेंड हमारा कैसा है। तो ये रिग्रेशन लाइन जो है इसको बेस्ट फिट लाइन या लीस्ट स्क्वायर लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक्चुअली एक ट्रेंड लाइन होता है जो कि हमें बताता है कि रिलेशनशिप जो वेरिएबल के बीच में वो कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि स्ट्रांग है, कैसा है, ठीक है, कि कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो स्लोप होता है, जैसे एक रिग्रेशन का एक्सप्रेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इसमें क्या है, m क्या होता है, स्लोप होता है, और b क्या है, ये क्या है, एक y का इंटरसेप्ट है। स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन की बात करें, जितना भी वो रिग्रेशन लाइन के क्लोज जो वेरिएबल्स होंगे या डाटा होंगे वो क्या होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वो क्या होंगे, स्ट्रांग नहीं होंगे, ठीक है। इसका मतलब जो रिग्रेशन लाइन के पास डाटा जितना क्लोज होगा वो उतना स्ट्रांगर होगा, उतना टाइटर होगा क्लस्टर। नेक्स्ट बात करें कैसे स्कैटर डायग्राम को या प्लॉट को हम लोग बनाएंगे। देखिए ये क्या है, स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स हैं मिड टर्म में। स्टूडेंट 1 2 3 4 5 हैं, 5 स्टूडेंट हैं जिसके मिड टर्म के ग्रेड दिए हुए हैं, फाइनल ग्रेड दिए हुए हैं। अब इसको हमें क्या करना है, स्कैटर प्लॉट पे विजुलाइज करना है। सबसे पहले क्या किया हमने, स्टूडेंट का नाम लिखा, उसको मिड टर्म फाइनल टर्म को एक साथ ले आए। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड में जो उनकी रेंज है, एक्स की रेंज और वाई एक्सिस, वो हम लोग बना लेते हैं उस जो डेटा की रेंज है उसके हिसाब से। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले पॉइंट को प्लॉट करते हैं जो पहला स्टूडेंट का 88 84 को, ऐसे दूसरे स्टूडेंट, तीसरे स्टूडेंट, चौथे स्टूडेंट, पाँचवें स्टूडेंट को प्लॉट करते हैं, रिपीट करते हैं सारा। फाइनल में हम एक्सिस को लेबल कर देते हैं कि ये मिड टर्म का है, ये फाइनल टर्म का है। तो ये हमारा एक स्कैटर का प्लॉट दिख रहा है पाँचवें स्टूडेंट का। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो हमारा 7 QC टूल में है वो क्या है, कंट्रोल चार्ट्स। देखिए कंट्रोल चार्ट्स क्या होता है, कंट्रोल चार्ट्स क्या होता है, वो स्टैटिकल टूल में क्या होता है, एक डिस्टिंग्स करता है प्रोसेस वेरिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम कॉमन कॉज एंड वेरिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम स्पेशल कॉज। कॉमन कॉज और स्पेशल कॉज का क्या है, डिस्टिंग्स होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोल चार्ट्स। देखिए कंट्रोल चार्ट जो होता है वो सर्व करता है, डिटेक्ट करता है अबनॉर्मल ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ द लाइन ग्राफ। कंट्रोल चार्ट डिफर होता है स्टैंडर्ड लाइन ग्राफ से, क्योंकि उनके पास जो है कंट्रोल लिमिट्स होता है, लाइंस होता है, सेंटर और टॉप एंड बॉटम लेवल्स। मतलब उनके एक सेंटर लाइन होता है जिसको हम लोग मीन या एवरेज लाइन बोलते हैं, और एक क्या होता है, अपर कंट्रोल लिमिट होता है, एक दूसरा लोअर कंट्रोल लिमिट्स होता है। सबसे पहले जो कंट्रोल चार्ट था उसको इन्वेंट किया था वाल्टर एंड्रू सीवर्ट, WA सीवर्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये अमेरिकन क्या थे, फिजिसिस्ट थे और इंजीनियर और स्टैटिस्टिशियन थे। इन्होंने क्या है वर्क किया था बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में। इन्होंने प्रोसेस का जो वेरिएशन है उसको ओवर टाइम, मतलब टाइम टू टाइम मॉनिटर किया, और इन्होंने जो है डिफ्रेंशिएट किया स्पेशल कॉज और कॉमन कॉज को। इन्होंने एसेस किया इफेक्टिव ऑफ चेंजेस का क्या है, कम्युनिकेट किया प्रोसेस की परफॉर्मेंस कैसा होगा। कंट्रोल चार्ट क्या होता है, एक्चुअली कंट्रोल चार्ट को इन्वेंट किया था WA सीवर्ट ने बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में 1924 में। और जो कंट्रोल्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 सिग्मा मेथड। दिस कंट्रोल इज आल्सो कॉल्ड 3 सिग्मा मेथड भी थे, कंट्रोल लाइन, सेंट्रल लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड कंट्रोल्स लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट। इसका फार्मूला क्या होता है, सेंट्रल लाइन को हम लोग एवरेज वैल्यू बोलते हैं, कंट्रोल लिमिट्स को हम लोग एवरेज वैल्यूज प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से बोलते हैं। देखिए कंट्रोल लिमिट्स वेरिएबल्स के लिए क्या होते हैं, वेरिएबल्स कंट्रोल लिमिट्स क्या होता है, बहुत कॉमनली यूज होता है एक्स बार और आर चार्ट के द्वारा। इसमें जो है सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन चार्ट का भी यूज करते हैं। व्हाट इज एक्स बार चार्ट, देखिए एक्स बार चार्ट क्या होता है, इसमें सेंटर ऑफ प्रोसेस होता है जो शो करता है वेरिएशन इज एवरेज ऑफ द सैंपल।
जो वेरिएशन है वो क्या है, एवरेज ऑफ दी सैंपल्स का है, मतलब सारे जो वेरिएशन उनका एवरेज निकालते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वेरिएबल चार्ट में। आर चार्ट जो होता है वो यूनिफॉर्मिटी बताता है डेटा का, या कंसिस्टेंसी ऑफ दी प्रोसेस को बताता है। ये जो वेरिएशन है रेंज में वो शो करता है, मतलब आर चार्ट जो हमें जो है यूनिफॉर्मिटी या रेंज ऑफ सैंपल बताता है, और एक्स चार्ट हमें क्या बताता है, एक्स बार चार्ट हमें जो है एवरेज वैल्यूज बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशिएट क्या है कंट्रोल लिमिट और स्पेक लिमिट। देखिए कंट्रोल लिमिट क्या होता है, वॉइस ऑफ दी प्रोसेस होता है। जो आपका स्पेसिफिकेशन है वॉइस ऑफ दी कस्टमर होता है। ये कंट्रोल लिमिट जो कैलकुलेट होता है डेटा से, ये डिफाइंड होता है कस्टमर से स्पेसिफिकेशन। कंट्रोल लिमिट क्या होता है, अपीयर्स होता है कंट्रोल चार्ट्स पे, एक्स बार आर चार्ट पे, और ये स्पेसिफिकेशन लिमिट अपीयर होता है हिस्टोग्राम पे। और कंट्रोल लिमिट को अप्लाई करते हैं सब ग्रुप में, और स्पेसिफिकेशन लिमिट को अप्लाई करते हैं आइटम्स में। कंट्रोल लिमिट गाइड करता है प्रोसेस के एक्शन को, और स्पेसिफिकेशन लिमिट जो है सेपरेट करता है गुड आइटम फ्रॉम बैड। जो कंट्रोल लिमिट है इससे हमें क्या होता है, प्रोसेस व्हाट प्रोसेस इज डूइंग, क्या करने जा रहा है, और स्पेसिफिकेशन लिमिट हमें बताता है व्हाट बी वांट द प्रोसेस टू डू, हम क्या चाहते हैं प्रोसेस करें। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंट्रोल चार्ट का, एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। डायमीटर ये सॉफ्ट का है, ऐसा गिवन है। फर्स्ट डे मेजरमेंट करते हैं, 5 रीडिंग लेते हैं, 6 रीडिंग है एक्चुअली। इसकी क्या वैल्यूज़ आ रही, दूसरे दिन में क्या आ रही, तीसरे दिन में क्या, चौथे दिन में, ऐसे 8वें दिन की हमने वैल्यू नोट कर लेते हैं। अब हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। पहले हमने कॉलम का एवरेज निकाल लिया, दूसरे का, तीसरे का, चौथे दिन का, ऐसे 8वें दिन का हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं, और उनको सम करके हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उनका एवरेज निकाल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं आगे, देखिए हमने क्या किया, पहले दिन का एवरेज निकाल लिया, ऐसे दूसरे दिन का निकाल लेंगे जो x2 बार से हो जाएगा, ऐसे तीसरे दिन का निकाल लेंगे जो x3 बार से हो जाएगा, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन का एवरेज निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यूज़ गिवन है। x1 का कितना है 23.765, तो x2 का 23.77 आ जाएगा निकालने पे, x3 का ही ऐसे निकाल लेंगे, x4 का। अब इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके एक लाइन ग्राफ में हम लोग प्लाट कर लेते हैं, तो हमारा x बार चार्ट बन जाता है। अब इसमें कंट्रोल लिमिट भी निकालना होता है, अपर कंट्रोल, लोअर कंट्रोल लिमिट। देखिए उसके लिए हमें स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, तो ये सारे स्टैंडर्ड गिवन है। अब हम बात करते हैं अपर कंट्रोल लिमिट क्या फार्मूला होता है। देखिए अपर कंट्रोल लिमिट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इसके पहले हमें मीन पता होना चाहिए। मीन कैसे निकालेंगे हम लोग, एक्स बार चार्ट में एक्स बार चार्ट जो आया जितनी रीडिंग्स है उनका हम लोग क्या करते हैं, समेशन कर लेते हैं, सम करते हैं, और जितनी रीडिंग है उसे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा एक्स बार चार्ट आ जाता है। रेंज की बात करें, जितनी रेंज हमारा मैक्स माइनस मिनिमम गिवन है उन सब का एवरेज ले लेंगे तो उसका आर बार आ जाएगा। ऐसे एक्स बार की कंट्रोल लिमिट की बात करें तो एक्स डबल बार प्लस A2 आर बार। A2 हम जो है इस टेबल से जाके वैल्यू ले लेंगे कि 6 हमारी रीडिंग कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज कितने हैं, 6 का है, तो 6 में जो है A2 की वैल्यू कितनी आ रही, 0.483, 0.48 यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और जो एक्स डबल बार की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस 0.48 इंटू आर बार की वैल्यू हमने निकाल रखी है 0.067, यहाँ पे कर लेंगे तो हमारा अपर कंट्रोल आ गया। ऐसे ही हम लोअर कंट्रोल निकाल लेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, एक्स डबल बार माइनस A2 आर बार करके निकाल लेंगे। अगर हम बात करें आर चार्ट की, आर चार्ट का जो है अपर कंट्रोल लोअर कंट्रोल हमें निकालना है, हमने आर बार निकाल रखा है। अपर कंट्रोल लिमिट का फार्मूला क्या होता है, D4 आर बार। तो D4 की वैल्यू हम लोग टेबल से देख लेंगे क्या है। देखिए D4 की वैल्यू हम 6 सैंपल साइज में जा रहे हैं 2.004, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। 2.004 की जगह हमने 2 पॉइंट राउंड ऑफ करके लिखा हुआ। अब आर की वैल्यू हमने जो निकाल रखा है वो लिख दिया, तो ऐसे अपर कंट्रोल लिमिट आर चार्ट में आ जाएगा। ऐसे ही लोअर निकाल लेंगे D3 आर बार। देखिए D3 की वैल्यू क्या है, 0 है। जब सब ग्रुप आप क्या है 6 या 6 से कम, तो क्या होता है इसकी वैल्यू 0 होती है। हमारा सैंपल साइज कितना, 6 या 6 से कम, मतलब 6 है तो इसकी वैल्यू क्या है, 0। प्रोसेस कैपेबिलिटी की बात करें, इसका फार्मूला क्या होता है, CP जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आर बार बाई D2। D2 की वैल्यू भी टेबल से निकाल लेंगे, आर बार की वैल्यू हमें पता है, तो CP हमारा यहाँ से निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं मैक्स माइनस मिनिमम, जो रेंज निकल के आया वो क्या है। प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या है हमारा, CP हमें पता है आर बार बाई D2 या USL माइनस LSL डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा।
तो सिग्मा हम लोग क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसकी वैल्यू हम लोग एक्सेल में जा करके फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। CP की वैल्यू हमारी निकल आएगी। CPK की वैल्यू बोलें अगर तो उसके लिए क्या है, हमें USL माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा या एक्स माइनस LSL डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा, जो मिनिमम होगा वो हमारा क्या होगा, CPK होगा। अब मतलब ये क्या है, पहला जो है USL माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा, ये हमारा क्या है, CPU है। ऐसे ही CPL के लिए हमारा फार्मूला है एक्स माइनस एक्स बार माइनस LSL डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा। तो यहाँ से हमारा जो मिनिमम होगा वो हमारा क्या होगा, CPK। जैसा कि इसमें दिख रहा है 1 जो अपर CPU आ रहा है, CPKU आ रहा है 1.0 आ रहा है, CPKL आ रहा है 1.49, इसमें मिनिमम क्या है 1 है, तो हमारा CPK क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके लिए हमने ऑलरेडी CPK SPC का एक वीडियो बना रखा है, वहाँ पे जा करके आप डिटेल में देख सकते हैं। देखिए प्रोसेस कैपेबिलिटी की बात करें, प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या होता है, वॉइस ऑफ कस्टमर होता है। मतलब प्रोसेस कैपेबिलिटी की बात करें, वॉइस ऑफ कस्टमर होता है, इसमें क्या होता है, कंपेयर करता है वॉइस ऑफ प्रोसेस विथ वॉइस ऑफ कस्टमर, और ये कैलकुलेट करता है प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन R बार बाई D2। तो इसको हम लोग CP से डिनोट करते हैं। D2 क्या है, कांस्टेंट है, वो हम टेबल से निकाल सकते हैं। देखिए CP के जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग कैसे करते हैं, USL माइनस LSL डिवाइडेड बाई 6 स्टैंडर्ड डिविएशन। देखिए 6 सिग्मा, तो USL माइनस LSL क्या हो गया, टॉलरेंस हो गया आपका, डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, USL क्या है, अपर स्पेसिफिकेशन, LSL क्या है, लोअर स्पेसिफिकेशन, डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे R बार बाई D2 से। CP हमारा निकल गया। CP क्या होता है, ये ओनली स्प्रेड कंसिडर करता है, लोकेशन को नहीं करता है कि किधर आपकी वैल्यू कहाँ आ रही है, आपकी सेंटर वैल्यू कहाँ है, इस पर नहीं बढ़ती, सिर्फ स्प्रेड करता है। इसका क्या है, जो भी वैल्यूज आए वो क्लोज आनी चाहिए बस। लेकिन जो CPK होता है वो दोनों कंसिडर करता है, लोकेशन और स्प्रेड को। तो CPK अच्छा आने के लिए आपको लोकेशन और स्प्रेड दोनों पे हमें क्लोज रखना होगा। मतलब लोकेशन आपका सेंटर से जितना क्लोज होगा, CPK आपका उतना अच्छा आएगा, और उसका स्प्रेड भी कम आना चाहिए। CP में क्या था, ओनली जो है स्प्रेड कम होना चाहिए बस। अब हम प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स CPK की बात करें तो CPU जैसा हमने बोला था, CPKU और CPKL में जो मिनिमम आएगा वो हमारा क्या होगा, CPK होगा। प्रोसेस परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारा क्या है, CPK क्या था, प्रोसेस कैपेबिलिटी था। प्रोसेस परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो PP एंड PPK होता है। वो क्या होता है, उसमें जो सिग्मा होगा वो हमारा ओवरऑल हो जाता है। मतलब इसमें क्या है, जो प्रोसेस कैपेबिलिटी है CPK वो इंडिकेट क्या करता है, प्रोसेस मीट द स्पेसिफिकेशन, मतलब वॉइस ऑफ द कस्टमर व्हेन प्रोसेस ऑपरेट अंडर द कॉमन कॉज। ठीक है, उसमें क्या है, कौन सा वेरिएशन प्रेजेंट होगा, ओनली कॉमन काज, कोई असाइनेबल काज नहीं है। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन ए प्रोसेस शोज वेरिएशन ड्यू टू बोथ कॉमन एंड असाइनेबल काज दैट वन मस्ट एनालाइज प्रोसेस बिहेवियर ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कॉमन एंड असाइनेबल काज। दिस इंडेक्स इज नोन एज प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको हम लोग PP एंड PPK बोलते हैं। मतलब जिसमें जो है कंबाइंड वेरिएशन आ जाए, दोनों कंपेरिजन आ जाए, कॉमन काज और असाइनेबल काज, जिसको हम लोग टोटल वेरिएशन बोलते हैं। इसमें सिग्मा का जो फार्मूला होगा वो R बार बाई D2 नहीं होगा। इसमें सिग्मा का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, समेशन में होगा सिग्मा XI माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई N माइनस 1। अब हम बात करें टू काइंड्स ऑफ वेरिएशन। इसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है ड्यू टू कॉज या कॉमन कॉज, और दूसरा वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल या स्पेशल कॉज। तो वेरिएशन ड्यू टू चांस आर कॉज कॉमन कॉज इज आर इनवर्टिबल इन एनी प्रोसेस आर प्रोडक्ट। दे आर डिफिकल्ट टू ट्रेस एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल इवन अंडर बेस्ट कंडीशन ऑफ द प्रोडक्शन। सिंस दिस वेरिएशन में मतलब कॉमन कॉज का वेरिएशन हमेशा प्रोसेस में प्रेजेंट रहेगा। इसको ऑलरेडी हमने SPC में डिटेल में बात कर रखे हैं। जैसे कि वेरिएशन एग्जांपल है कि ए लिटिल प्ले बिटवीन नट एंड स्क्रू, कोई जो है बैक लॉस हो रहा है एरर, और कुछ जो है डायमेंशन मशीन पार्ट में वेरिएशन आ रहा है, तो ये सारा क्या है, ये हमारा कॉमन काज है। नेक्स्ट बात करें हम लोग असाइनेबल काज। मान लीजिए कोई असाइनेबल कॉज क्या होता है कि वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल कॉजेज में भी फॉलोइंग फैक्टर, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। मान लीजिए मशीन में कोई वेरिएशन आ रहा है, कोई वर्कर में, मटेरियल में, कंडीशन में आ रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा असाइनेबल कार होगा, स्पेशल कॉज होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा कॉमन काज था वो वेरिएशन हमेशा उसमें प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या है, ये जो वेरिएशन होता है असाइनेबल कॉज, ये क्या होता है, डिफरेंट होता है मशीन में, डिफरेंट मशीन में अलग अलग आएगा, अलग अलग वर्कर में अलग अलग मटेरियल में अलग अलग आएगा। इसको हम लोग असाइनेबल कॉज बोलते हैं। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।